नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले हम बात करेंगे रूस से आई एक बड़ी खबर से, जहां आईएसआईएस का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में जो बात सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पकड़े गए आतंकी के निशाने पर बीजेपी के एक बड़े नेता थे। आतंकवादी ने यह भी कबूला है कि वो भारत में एक हैंडलर को मिला था जिससे आतंकी को हमले के लिए जरूरी सामान और हथियार मिलने थे। बताया जा रहा है कि जिस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है वो मध्य एशिया का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 30 साल है। ये तस्वीर भी ब्लर कर हम आपको दिखा रहे हैं। तो रूस में आईएसआईएस का आत्मघाती हमलावर गिरफ्तार आतंकी के निशाने पर थे। बीजेपी के बड़े नेता आशीष कुमार सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी जुड़ रहे न्यूज रूम से। आशीष, एक बहुत बड़ा कैच रशियन सुरक्षा एजेंसीज ने किया है और जो बात चिंताजनक निकल कर आ रही है वो ये कि सत्ताधारी पक्ष का कोई बड़ा नेता इस आतंकी के निशाने पर था। और क्या जानकारी? बिल्कुल ठीक शोभना, उसने खुद अपने इंटेरोगेशन में, जब उसे रशियन एजेंसीज ने पकड़ा है उसके बाद उसने अपने खुद इंटेरोगेशन में इस बात का खुलासा किया है कि वो यहाँ पर रूलिंग डिस्पेंसेशन यानी कि जो सरकार की अगुवा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके एक नेता को निशाने पर लेने वाला था और उसके लिए उसकी बाकायदा ट्रेनिंग टर्की में हुई थी। अप्रैल से लेकर जून के महीने तक वो टर्की में था। उसने ये भी बताया है कि उसने कैसे पहले आईएसआईएस ज्वाइन किया और उसके बाद उसको ट्रेनिंग के लिए टर्की भेजा गया। 1992 का जन्मा हुआ ये ज़्यादा उम्र का लड़का नहीं है, यंग लड़का है और आईएस में रिक्रूट करने के बाद इसको टर्की भेजा गया। टर्की में ये अप्रैल से जून तक आतंकी घटना को अंजाम देने की ट्रेनिंग लेने के बाद, खास करके सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग लेने के बाद इसको रूस पहुंचाया गया और रूस से ये भारत पहुंच करके बीजेपी नेता को निशाना बनाने वाला था, जिसका खुद इसने एडमिशन किया अपने इस इंटेरोगेशन में। ये बड़ी बात है शोभना निश्चित तौर पर कि रशियन एजेंसीज ने इस हमले को होने से रोका और जो भी उनके पास इनपुट्स आए उसके आधार पर। और 2 दिन पहले बड़ी खास बात है कि 2 दिन पहले ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने रशिया का दौरा भी किया था और उन्होंने वहां पर उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात भी की थी। संभव है कि यहां पर दोनों नेताओं के बीच इस इनपुट को लेकर के चर्चा भी हुई हो और उसके बाद दोनों एजेंसीज ने मिलकर के कारगर तरीके से इसको रोकने में कामयाबी मिली और इस आतंकी को एप्रीहेंड करने में रशियन एजेंसीज कामयाब हुई हैं। तो बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए। तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि आईएसआईएस का एक आतंकी रशिया में गिरफ्तार हुआ और खुलासा बड़ा यही कि भारत में बैठे हुए बीजेपी के कोई बड़ा नेता जो था वो इस आतंकी के निशाने पर था। और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक चल रहे प्रदर्शन की। दिल्ली में शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में संग्राम तेज है। सीबीआई की पूछताछ के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी तोड़ने के बदले मुख्यमंत्री पद का ऑफर और जांच एजेंसियों की कार्रवाई रोकने का ऑफर दिया। तो वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल और सिसोदिया से फिर सवाल पूछे। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर आज फिर किसान जमा हुए। किसानों ने एमएसपी कानून, कर्ज माफी समेत 9 मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी। तो पटना में नौकरी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी टीचर्स पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबरें 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में शराब नीति पर संग्राम, दिल्ली में किसान भी जमा हुए और पुलिस ने जमकर पटना में लाठियां चलाई शिक्षकों के ऊपर। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई जांच का सामना कर रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज ये कहकर सनसनी फैलाने की कोशिश की कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। अब इसी पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि मनीष सिसोदिया के पास बीजेपी नेता से बातचीत के रिकॉर्डिंग मौजूद है और जरूरत पड़ने पर वो उस कॉल रिकॉर्डिंग को जारी कर सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया के पास बीजेपी के नेता की फोन पर रिकॉर्डेड बातचीत मौजूद है, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है और जरूरत पड़ने पर इस बातचीत को सार्वजनिक किया जा सकता है। सिसोदिया ने बीजेपी पर आज सुबह एक बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने दिया पार्टी में आने का ऑफर, मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर। ये कहा मनीष सिसोदिया ने, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और शराब नीति को लेकर इस समय सीबीआई के शिकंजे में है, उसी को लेकर अब मनीष सिसोदिया ने ये बड़ा खुलासा किया है। दीपक रावत का मैं रुख करना चाहूंगी अहमदाबाद से। दीपक, आप अहमदाबाद में मौजूद हैं और गुजरात दौरा मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी चल रहा है। पहले महाराणा प्रताप के वंशज हैं, वहां उस वोट बैंक को निशाने पर लिया गया। अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उनके पास इस बातचीत की रिकॉर्डिंग है कि उनको कैसे बीजेपी में आने का ऑफर दिया जा रहा है। क्या जानकारी आपके पास?
जी शोभना, सुबह से ही एक के बाद एक चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से रखी गई। सबसे पहले ये कहा गया ट्वीट के जरिए मनीष सिसोदिया की तरफ से कि उन्हें ऑफर दिया गया है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, आम आदमी पार्टी को तोड़ दें, क्योंकि नंबर 2 की पोजीशन में है और अगर वो टूट कर आते हैं तो आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात पहुंचते हैं, यहाँ शिक्षा पर गारंटी देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा खुलासा ये करते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद तक का उनको दिया गया, कहा गया कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। ये तर्क दिया गया कि बीजेपी के पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, अगर मनीष सिसोदिया ईडी और सीबीआई से बचना चाहते हैं तो बीजेपी में शामिल हो जाएं, उन्हें वो मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर इस वक्त शोभना जो आ रही है वो ये कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा जा रहा है, आप सोर्सेज की तरफ से, कि उनके पास इस पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है और समय आने पर उस रिकॉर्डिंग को लोगों के सामने भी रखेंगे। इस रिकॉर्डिंग में पूरी चर्चा है कि किस तरीके से उनके पास मुख्यमंत्री पद का ये उदाहरण रखा गया, किस तरीके से कहा गया कि वो अगर पार्टी से इतने लोगों को तोड़ के ले आते हैं तो उनको ईडी और सीबीआई की जांच से वो बच जाएंगे। उनको साफ तौर पर यह कहा गया कि किस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल को चाहें तो फंसा सकते हैं, क्योंकि सारी जानकारी उनके पास है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल से भी जब सवाल पूछा गया कि आप सबूत सामने क्यों नहीं रखते, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार सवाल पूछे जा रहे थे शोभना, उन्होंने ये कहा कि समय आने पर बता देंगे। लेकिन जो कॉल्स उन्हें आई हैं उसको उन्होंने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी से जोड़ दिया, उन्होंने नारायण राणे से जोड़ दिया, उनको जिन्होंने शामिल कराया है वही मनीष सिसोदिया को शामिल कराने के लिए दीपक रावत, अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन आपके पास मौजूद है तो उसको सार्वजनिक कीजिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी पर महाराष्ट्र का शिंदे फॉर्मूला लागू करने का आरोप लगा रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आपके सबके माध्यम से भी देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पर खुला जवाब है। खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। और आपको अगर इस बात का अहंकार है कि आप भ्रष्टाचार करके जनता का जो रुपया है उसे लूट कर उत्तर भी नहीं देंगे, बहुत जिम्मेदारी से हम कहते हैं आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता का जो एक एक रुपया है उसकी वसूली हो। तो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, वार पलटवार लगातार जारी है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई है कि उन पर केंद्रीय एजेंसियां शिकंजा कस सकती हैं। केजरीवाल ने इसकी वजह गुजरात चुनाव को बताया है। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज गुजरात में पहुंचे हुए हैं और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। गुजरात चुनाव की वजह से यह बड़ी कार्रवाई होगी। अब केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर मैं हूं। तो केजरीवाल ने यह गिरफ्तारी की आशंका जताई है मीडिया के सामने। सारा रेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से दिसंबर में खत्म हो जाएगा। दिसंबर तक हो रहा है बस ये।
दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर लें। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, कहते बस ये गुजरात चुनाव तक सब चल रहा है, दिसंबर के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है, कहा है कि मुझे भी गिरफ्तार कर सकते हैं, केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हूं मैं। और ये सारा जो तमाशा शुरू हुआ वो शुरू हुआ मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड के बाद। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं। उनका कहना यह है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल। एकनाथ शिंदे सरकार का जिक्र उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था कि शिंदे फॉर्मूला बीजेपी अपनाना चाहती थी दिल्ली में भी, अब दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल। ये नया ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। मनीष सिसोदिया ने सुबह दावा किया कि उन्हें बीजेपी में आने का ऑफर दिया गया है, उन्हें कहा गया उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उसके बाद गुजरात पहुंचे, वहां पर महाराणा प्रताप का जिक्र किया कि महाराणा प्रताप का वंशज हूं, हार नहीं मानूंगा, झुकूंगा नहीं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हूं और दिसंबर तक इसी तरीके से गिरफ्तारियों का सिलसिला चलता रहेगा। अब नया ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल। एकनाथ शिंदे फॉर्मूले का जिक्र भी अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था कि जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना को जो तोड़ा गया, एकनाथ शिंदे को जो अपने गुट में शामिल किया गया, वो वैसा ही फॉर्मूला दिल्ली में लाना चाहती थी बीजेपी, लेकिन वो फॉर्मूला फेल हो गया। अब दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। दीपक रावत का मैं रुख करना चाहूंगी, इस खबर पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं दीपक रावत एक के बाद एक आम आदमी पार्टी हमलावर है बीजेपी के ऊपर और अब नया ट्वीट ये कह रहा है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल। साफ तौर पर शोभना लगातार इस तरीके की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि सीबीआई और ईडी की जो रेड शराब नीति और भ्रष्टाचार को लेकर कही जा रही थी, वो रेड केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने को लेकर की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं पूरी बात अब इस बात पर आम आदमी पार्टी लेकर जा रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराना चाहती है, आम आदमी पार्टी के विस्तार को रोकना चाहती है बीजेपी। इसलिए लगातार ऐसी कोशिशें की जा रही है। पहले सीबीआई की रेड की जाती है, उसके बाद इस तरीके से मनीष सिसोदिया को ऑफर दिया जाता है। तो लगातार अब आम आदमी पार्टी के नेता इसी लाइन पर बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश की जा रही है। वो गुजरात में चुनाव न लड़ सके, वो हिमाचल में चुनाव न लड़ सके, 2024 में चुनाव न लड़ सके, उनकी पार्टी उससे पहले बिखर जाए। इसलिए लगातार एक के बाद एक मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, उनकी पार्टी के तमाम नेता इस लाइन पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ बीजेपी की रोकने की चाल है पार्टी को। अरे लेकिन इसको दीपक रावत ऐसे भी तो समझना चाहिए ना कि आप गुजरात की धरती पर पहुंचते हैं और महाराणा प्रताप का जिक्र कर देते हैं, वहां पर जो राजपूत वोटर है उस पर कहीं ना कहीं आपकी नजर है, ऐसा बीजेपी का आरोप भी है आम आदमी पार्टी के ऊपर। छोटा सा जवाब। जी, साफ तौर पर यह सवाल मनीष सिसोदिया से भी पूछा गया था कि अब आज आपने महाराणा प्रताप का नाम भी ले लिया है, आप भगत सिंह की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि मैं उनका वंशज हूं, अगर मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो फिर कौन नाम लेगा, अगर मैं उनका नाम लेता हूं तो उसमें गलत क्या है। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि उन्हें आगे विस्तार नहीं करने दिया जा रहा। बीजेपी ये देख रही है कि आम आदमी पार्टी का विस्तार बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है इस तरीके से। और हम बता दें कि गुजरात में करीब 5% राजपूत हैं और 20 से 25 सीटों पर इस वोट बैंक का खासा असर है और यही आरोप बीजेपी लगा रही है। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है और जयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई छात्र जख्मी हुए हैं, कई पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। डीएसपी मुकेश चौधरी के सिर पर काफी चोट लगी है, काफी खून बह रहा है। तो ये जयपुर में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की तस्वीर है। अंधाधुंध पुलिस के द्वारा लाठियां भाजी जा रही हैं इन छात्रों के ऊपर। ना कोई अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है, ना कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, लाठियां भाजी जा रही हैं। ये राजस्थान से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो डीएसपी है मुकेश चौधरी, उनके भी सिर पर चोट आई है। जयपुर की ये तस्वीरें हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की, राजस्थान यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आपके सामने। पुलिस और छात्रों के बीच ये घमासान आप देख सकते हैं।
मनीष शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ये छात्रों का ये जो प्रदर्शन है वो किस मुद्दे को लेकर है और इस तरीके की नौबत कैसे आ गई कि छात्रों के ऊपर इस तरीके से अंधाधुंध पुलिस लाठियां भांज रही है? जी, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव 27 अगस्त को होने हैं और नामांकन प्रक्रिया चल रही थी। उसके तमाम नियम कायदों को कर छात्रों की जबरदस्त भीड़ आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहुंच गई थी। पुलिस ने उन्हें संदेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही एक तरीके से धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी और इस दौरान एक IPS अधिकारी मुकेश चौधरी भी चोटिल हुए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पुलिस कर्मियों की भी चोट लगी है, लेकिन कुछ छात्र छात्राएं भी इस हंगामे में घायल हुए हैं। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन माहौल तनाव का है और पूरी तरह से पुलिस ने एक पूरी छावनी बना रखा है इस पूरे परिसर को। मनीष, आप जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। क्या छात्रों को वहां से तितर-बितर कर दिया गया है? क्या उस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है? और किस तरीके के मेजर्स उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये युवा है इस देश का, इस तरह इनको नहीं देखा जा सकता? जी बिल्कुल नहीं, कोई इस तरीके के तनावपूर्ण हालात नहीं है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर पुलिस के जवानों को लगाया गया है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया इन दिनों चल रही है, जो आज से ही शुरू हुई थी। और दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन ABVP और NSUI, इनके प्रतिद्वंदी जो हैं वो नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान पुलिस और छात्रों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस और छात्रों के बीच में मुठभेड़ हुई। कर्फ्यू जैसे हालात बिल्कुल नहीं है, स्थिति पर काबू पाया जा चुका है इस लाठीचार्ज और इस धक्का मुक्की की घटना के बाद। जी मनीष, आप बने रहिए। तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। ये ABVP और NSUI के जो छात्र संगठन है वो आज नामांकन भरने के लिए यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचे थे। उनके साथ जो उनके समर्थक थे वो एक लंबी चौड़ी भीड़ थी और वहां पे हालात खराब होने लगे। उसके बाद पुलिस को ये एक्शन लेना पड़ा। पुलिस के ऊपर भी कुछ छात्रों ने हमला बोल दिया। एक DSP है वो चोटिल हो गए। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आप बता रहे हैं कि हालात इतने खराब नहीं है कि कर्फ्यू लगाना पड़े, लेकिन दिक्कत ये भी तो है ना कि हालात ऐसे बन क्यों गए? क्या पुलिस ये अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे दोनों ही संगठनों के? जी बिल्कुल, हालांकि इस राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से नियम कायदे तय कर रखे हैं कि छात्र संघ के नामांकन की प्रक्रिया में एक निर्धारित संख्या से ज़्यादा छात्र छात्राएं नहीं पहुंचेंगे, लेकिन दोनों ही प्रमुख संगठनों के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी, उनके समर्थकों की भीड़ एकाएक जुट गई और शायद पुलिस को इसका अंदेशा नहीं था और इसी के चलते हालात बिगड़े। एकाएक भीड़ आई और वो बेकाबू होने लगी, तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और नतीजा सामने है कि छात्रों को तितर बितर करना पड़ा और इसी दौरान छात्रों की तरफ से भी पुलिस पर हमले किए गए, जिसकी वजह से एक DSP मुकेश चौधरी चोटिल हुए हैं। कुछ पुलिस कर्मियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन स्थिति पूरी तरह से काबू में लेने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मंगाकर विश्वविद्यालय में तैनात किया जा रहा है, ताकि छात्र संघ चुनाव के दौरान इस प्रकार की किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आप नजर बना के रखिए। तो मनीष फिलहाल यही जानकारी दे रहे हैं कि हालात इस समय काबू में है, तनाव बना हुआ है और पूरे इलाके को छावनी में पुलिस ने तब्दील कर दिया है। आगे बढ़ेंगे मातृभूमि में। अगली खबर पटना से। पटना में टीचर की नौकरी मांग रहे बेरोजगारों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। शिक्षक की नौकरी की बहाली की मांग को लेकर छात्र डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच एक प्रदर्शनकारी तिरंगा लेकर विरोध करने पहुंच गया, जिसकी पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। ये ADM साहब हैं वहां के, जिन्होंने इस तरीके से पिटाई की। ये आप देख सकते हैं, नीली कमीज पहने हुए बेरहमी से इस युवक को पीटा जा रहा है। इन्हें यह भी ध्यान नहीं है कि तिरंगे का अपमान हो रहा है और ये देखिए कैसे घसीटा जा रहा है। गलती इस युवक की, इस छात्र की सिर्फ इतनी ही कि ये नौकरी मांग रहा है। इस तरीके का व्यवहार इन अधिकारियों का, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार अगर इस बुलेटिन को देख रहे हैं ABP न्यूज पर, तो इस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों को भी यह ध्यान रखना होगा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण चले, लेकिन इस तरीके से पीटने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है, प्रशासन के पास नहीं है। तो नौकरी मांगी जा रही थी, लाठियां मिली। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे और जब नौकरी मारने के लिए युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पुलिस जो है वो लाठियां भांज रही है। ये आप देख सकते हैं, ये इन युवकों का प्रदर्शन। इस वक्त हम पटना में डाक बंगला चौराहा पर हैं। यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं देखिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जो अभ्यर्थी है यहाँ पर जोरदार हंगामा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई महीनों से इन लोगों का प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन इन लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। आज पटना के डाकबंगला चौराहा पर भारी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं यहाँ पर वो लोग जुटे हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि जो 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षकों की बहाली है वो तुरंत किया जाए, नोटिफिकेशन जो है तुरंत निकाला जाए। अब देखिए भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है, कोई हिंसा न भड़क जाए उसी को लेकर पुलिस भी जो है पूरी तरह से चौकस है। यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग पूरी हो, उनकी मांग पूरी हो, यह बार बार वो इसका नारा लगा रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों की बात जो है मानी नहीं जा रही है। लगातार इन लोगों की अनदेखी हो रही है। पिछले महीने की बात है, जो शिक्षा मंत्री थे एनडीए सरकार में विजय चौधरी जेडीयू कोटे के, उन्होंने कहा था कि छठे चरण का काम जल्द पूरा हो जाएगा, उसके बाद 7वें चरण की बहाली होगी, लेकिन छठे चरण का भी काम जो है अब तक पूरा नहीं हुआ है। ये लोग जो है 3 साल पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, 2019 के ये लोग हैं, तब से ये लोग की जो बहाली जो सिस्टम है वो अब तक जो है शुरू नहीं हुआ। यहाँ देखिए अलग अलग जगह से लोग आए, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण शिक्षक संघ वाले हैं, साफ उनका मांग देखिए अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे, हमें आश्वासन नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए, नई सरकार में शिक्षक बहाली की प्राथमिकता, शिक्षक बहाली को प्राथमिकता दी जाए, महिलाओं की अनुपस्थिति में उसी कोटे के पुरुष अभ्यर्थियों की बहाली का मौका दिया जाए। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक जुड़ रहे हैं पटना से। शशांक, आज जिस तरीके की तस्वीरें देखने को आई बेहद दुखद, एक युवक नौकरी मांग रहा है और एडीएम साहब उसकी इस तरह से जमकर पिटाई कर रहे हैं और ये वीडियो खूब वायरल है। तो मुझे लगता है कि एक्शन तो बनता है इस अधिकारी के खिलाफ, लेकिन इस समय की ताजा अपडेट क्या है? क्या इस भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है? जी देखिए, ये महागठबंधन की सरकार में नौकरी मांगने पर लाठियां मिल रही हैं। ये जो जिसकी पिटाई हो रही है शिक्षक अभ्यर्थी है, इसको एडीएम के सिंह है बुरी तरह से पीट रहे हैं। वो लड़का जो है लहूलुहान हुआ। सवाल एडीएम से पूछे जाएंगे कि इस तरह लाठी बरसाने का अधिकार आपको किसने दिया? ये अपने हक की आवाज उठा रहे थे, आपने इनको क्यों बेरहमी से पीटा? एक्शन तो यहाँ पर एडीएम के सिंह पे भी होना चाहिए। वीडियो पूरे देश भर में वायरल हो रहा है। दरअसल ये सब सीटीईटी और बीटीईटी अभ्यर्थी हैं जो पास हैं, 2019 में ये लोग क्वालिफाई कर गए थे। तब से ये लोग मांग कर रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली जो है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के लिए की जाए, लेकिन ये लोग की जो मांग है वो बिल्कुल यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे एनडीए सरकार में विजय चौधरी, उन्होंने कहा था कि छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया समाप्त होते ही 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। ये आश्वासन दिया गया था इन लोगों को कि 31 जुलाई से 7वें चरण की जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी वो शुरू नहीं हुई। उसके बाद 1 अगस्त से ये लोग पटना के गर्दनी बाग में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये लोग डाकबंगला चौराहे तक आए थे। देखिए, इनके निशाने पर सीधा सीधा तेजस्वी यादव भी हैं। ये लोग जो शिक्षक अभ्यर्थियों से हम लोगों ने बात किया, उन्होंने साफ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, संविधान इजाजत देता है प्रदर्शन करने का और प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। किसी भी अधिकारी, किसी भी पुलिस को यह हक नहीं है कि इस बेरहमी के साथ प्रदर्शनकारियों को पीटा जाए। मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत का आयोजन किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर इस महापंचायत की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन दिल्ली की तरफ किसानों का कूच जारी रहा और इस वजह से दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम रहा। हम आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका है, दिल्ली नोएडा में इतनी स्थिति खराब हुई ट्रैफिक जाम की इस किसान आंदोलन के चलते हुए, इस किसानों के प्रदर्शन के चलते हुए, कि लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे, अपने दफ्तर समय पर नहीं पहुंच पाए। तो संयुक्त किसान मोर्चा का ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देना था, पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसके बावजूद किसानों का कूच लगातार जारी रहा। अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, मैं चाहूंगी कि इस समय की ताजा तस्वीरें आप दिखाएं। आज सुबह से ही लोग बेहद परेशान रहे, लंबा लंबा जाम दिल्ली और नोएडा के बीच लगा रहा और इजाजत नहीं थी किसानों के पास, उसके बावजूद ये कूच जारी है। शोभना, अगर मैं बात करूं किसानों की, तो किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास में उनको दिल्ली पुलिस से इजाजत मिली थी कि जंतर मंतर पर वो ये महापंचायत कर सकते हो और इसी वजह से इसका आयोजन किया गया। फिलहाल तस्वीरें क्या है, देखिए तस्वीरें ये है कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक की अनुमति थी, लिहाजा अभी जो है कुछ मिनटों पहले ही ये महापंचायत खत्म हुई है। लेकिन दिलचस्प चीज ये रही है कि इसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा था, वो संयुक्त किसान मोर्चा जो कि अब से साल भर पहले, 1.5 साल पहले की बात की जाए तो जो टीकरी बॉर्डर पर
सिंगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर जो तमाम नेता नजर आते थे, उसमें से गिने चुने नेता ही यहाँ पर नजर आए हैं। और फिलहाल जो है यहाँ पर ये जो इनका महापंचायत चल रही थी, अंकित मैं आपको रोक रही हूँ और इस समय मुझे तस्वीरें एक बार फिर से पटना की दिखानी है। पटना में जिस तरह से एडीएम साहब ने एक युवक के ऊपर लाठियां बरसाई हैं, बेहद गंभीर वो तस्वीरें। एबीपी न्यूज की यही मांग कि इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों पर इस तरीके से लाठी भांजना किसी भी स्थिति में सही नहीं कहा जा सकता। संविधान प्रदर्शन की इजाजत देता है। इस युवक की गलती सिर्फ इतनी सी कि ये नौकरी की मांग कर रहा था, एक उस सरकार से नौकरी की मांग जिसने चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियों का दावा किया था। चंद्रशेखर सिंह डीएम पटना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। आपके एडीएम साहब की तस्वीरें इस समय मैं अपने एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। इस निर्ममता के साथ पीटा जा रहा है। संविधान इजाजत देता है सर प्रदर्शन की, फिर इस तरीके से पिटाई को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और इसको हमने संज्ञान लिया है और हमने डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर पटना और एसपी सिटी सेंट्रल जो है उनको 2 सदस्यीय कमेटी हमने बनाया है और जांच रिपोर्ट हम लोगों ने मांगा है और उस जांच रिपोर्ट आने पर हम लोग जो नियमानुसार कार्रवाई है उसको कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये जो आज का प्रदर्शन था ये निर्धारित स्थल पर नहीं होकर के शहर का जो मुख्य चौराहा है डाक बंगला चौराहा, वहां पर बड़ी संख्या में लोग आ गए थे और ट्रैफिक जाम हो गया था काफी और उसमें यात्री और बाकी लोग काफी परेशान हो रहे थे। बहुत ही हाई प्रेशर टाइम था, बार बार अनाउंस किया जा रहा था, जो बताया उन लोगों ने कि वहां से वो लोग निर्धारित धरना प्रदर्शन के लिए जो निर्धारित स्थल है वहां चले जाए, लेकिन वहां नहीं जा करके लोग यहीं बैठ गए थे। तो उसको हटाने का लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार से किसी एक व्यक्ति की पिटाई करना, हटाने के लिए हम लोग वाटर कैनन और सब इस्तेमाल करते हैं और खदेड़ देते हैं वहां से, लेकिन इस प्रकार से किसी व्यक्ति को घेर करके और इस प्रकार से पिटाई करना और हाथ में झंडा लिया हुआ है बहुत ही आपत्तिजनक है। इसकी जांच हम करा रहे हैं और जांच के बाद हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। चंद्रशेखर जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ठीक है आपने अच्छा कदम उठाया, आपने एक जांच बिठा दी है, 2 सदस्यीय जांच है। आप देख सकते हैं तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, एक युवक को बहुत निर्ममता के साथ पीटा जा रहा है। हर घर में युवा मौजूद है, अगर वो नौकरी मांगे और पुलिस और प्रशासन इस तरीके का रवैया अपनाए तो कहीं ना कहीं दुख होता है। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि जब तस्वीरें सामने है तो फिर जांच किस बात की? ये तो दिख रहा है ना कि आपका एडीएम किस निर्ममता के साथ पीट रहा है। वो तो ठीक है, सब परिस्थिति को देखना, सब परिस्थिति की जांच करना जरूरी है। बिना जांच किए और बिना मौका दिए किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते हम लोग, और इसलिए जरूरी है। दूसरा ये कि युवा जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनसे हम लोगों का आग्रह है जो निर्धारित स्थल है उस पर करें, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को कहें। और दूसरी ये है कि लोगों को यातायात बाधित करके सबको जो परेशानी होती है उसको भी ध्यान में रखें सब लोग, और बाकी इसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग जांच करके सभी नियमानुसार कार्रवाई जरूर करें। ठीक है चंद्रशेखर जी, ये जो प्रदर्शन है लगातार जारी है इन युवाओं का शिक्षा की मांग को, शिक्षक भर्ती को लेकर, क्या अब इनके लिए कोई निर्धारित जगह इनको बता दी गई है और ये अपनी निर्धारित जगह से बाहर ना निकल पाए, इसको लेकर क्या इंतजाम आपने किए हैं? ये गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन के लिए स्थल निर्धारित है और सभी लोगों को बता दिया गया है और पहले से भी पता है। इन लोगों ने जब दिया था उस समय भी ये लोग राजभवन की तरफ जाना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ हम लोग अलाउ नहीं करते इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को। वहाँ हम लोगों का रहता है कि 5 लोग जा करके मजिस्ट्रेट के साथ और पुलिस पदाधिकारी के साथ ज्ञापन दे दें गवर्नर साहब को अगर देना चाह रहे हैं तो, लेकिन सभी लोग जाना चाह रहे थे, उसी क्रम में ये घटना हुई है और फिर भी इसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं और इसकी जांच निष्पक्षता से कराएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ, आखिरी सवाल, और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इन एडीएम साहब को छुट्टी पर भेजा गया है? ये अभी कल के इंतजाम में हमें दिखाई देंगे इन युवकों के खिलाफ ऐसे ही लाठी लिए हुए हाथ में, क्या इनको इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट से आपने हटाया है? नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी अरेंजमेंट से हटा लिया गया है और जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने तक किसी प्रकार के सिक्योरिटी अरेंजमेंट में नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो डीएम पटना यही जानकारी देते हुए कि फिलहाल फौरी कार्रवाई के तौर पर इन एडीएम साहब को हटा दिया गया है, जिनकी ये तस्वीरें आज खूब वायरल हुई है। एक युवक के ऊपर लाठियां भांजते हुए, तिरंगा उस युवक के हाथ में है, तिरंगे के ऊपर भी लाठियां लग रही हैं, इसको तिरंगे के अपमान के रूप में भी कहा जा रहा है। और अभी डीएम पटना एबीपी न्यूज पर लाइव जुड़े हुए थे, उन्होंने यही कहा कि 2 सदस्यीय जांच कमेटी बिठा दी गई है, जांच आने के बाद सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके के कृत्य को बिल्कुल भी
भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जो प्रदर्शनकारी थे ये अपनी निर्धारित जगह छोड़कर उस जगह पर आ गए थे जहां इनको इजाजत नहीं थी इस तरीके का प्रदर्शन करने की। पुलिस ने इनको बहुत काबू करने की कोशिश की, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था और उसके बाद ये लाठियां भांजी गई। सिसोदिया को फोन आया या मुद्दा भटकाया, हुंकार शाम 5 बजे। आप देख रहे हैं मातृभूमि। अगली खबर जयपुर से, जहां पुलिस ने रेव पार्टी पर छापेमारी करके 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 13 महिलाएं शामिल। क्राइम ब्रांच की टीम ने यह कार्रवाई जयसिंहपुरा खोर इलाके में एक फार्म हाउस में की। फार्म हाउस से 5 कसीनो मशीनें भी बरामद की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 22 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं, जबकि 23 लाख रुपए भी बरामद हुए। तो 5 कैसीनो मशीन, 22 लग्जरी गाड़ियां, रेव पार्टी। राजस्थान के एक फार्म हाउस में 13 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। 84 लोग कुल मिलाकर गिरफ्तार हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। नाटक कर रखा है आगे चलो। फार्म हाउस पर यह पूरी पार्टी आयोजित की गई थी। पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची, ये आप देख सकते हैं, ये वो लोग जो इस पार्टी का हिस्सा थे। रेव पार्टी का ये आयोजन, कसीनो मशीन, जुआ खेला जा रहा था यहाँ पर और 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मनीष शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनीष, ये जो तस्वीरें ये कोई नई नहीं है। रेव पार्टी जो है चोरी छुपे की जाती हैं। पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता, और इसमें आगे और क्या कुछ जांच चल रही है, बताइए। जी बिल्कुल, पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता, क्योंकि मौके से लगभग 23 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। इसके अलावा कैसीनो मशीनें हैं, जुआ जो पूरी तरह से यहाँ पर खेला जा रहा था। ठीक उसी जगह मैं यहाँ खड़ा हूँ जहाँ पर ये तमाम प्रक्रियाएं चल रही थी। साईपुरा बाग नाम का ये एकदम आइसोलेटेड फार्म हाउस है और यहाँ पर इस तरीके की जुआ और जिसको कहा जाए, क्योंकि जयपुर पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी का मामला इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया है। और खास बात यह है कि कर्नाटक के एक पुलिस इंस्पेक्टर, इसके अलावा तहसीलदार और एक कॉलेज प्रोफेसर, वो भी इस पार्टी में शामिल थे। और जुए और तमाम जो अन्य प्रतिबंधित गतिविधियां हैं उनमें इन तमाम लोगों के शिरकत होने के बाद पुलिस को पुख्ता प्रमाण मिले हैं और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तमाम 84 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इनमें 13 महिलाएं भी हैं। बताया जाता है इन महिलाओं को खाना सर्व करने के लिए यानी कैटरिंग सर्विस के नाम पर यहां बुलाया गया था और उसके बाद वैश्यावृत्ति उनसे यहां चल रही थी। और उसके बाद ही जयपुर पुलिस और सीएसटी की जो टीम है उसको ये सूचना मिली। ये सामने जो आप कमरा देख रहे हैं इसे ही पूरी तरह से कैसीनो में तब्दील किया गया था और यहाँ पर अभी भी वो तमाम चीजें उपलब्ध हैं जिसका इस्तेमाल जुआ खेलने में, सट्टे में इस्तेमाल किया जाता है। तो जयपुर पुलिस और सीएसटी टीम के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इतना बड़ी छापेमारी की गई और इतना कुछ यहां से बरामद भी हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। हलौड़ा के साथ पानी ऊपर आता हुआ इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि बाढ़ बारिश से हालात कितने खराब हैं। देश का उत्तरी हिस्सा पानी की मार से परेशान है। मध्य प्रदेश में बारिश से बुरा हाल हुआ है। कई जिलों में बारिश की वजह से स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर समेत 39 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो कई इलाकों में बाढ़ का संकट गहराया हुआ है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा तो असर मैदानी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर और सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं तो बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा नदी उफान बनकर बह रही है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों की जो जान है वो जोखिम में है। वो अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं और ये 8 तस्वीरें आपके सामने।
मध्य प्रदेश के भोपाल में तेज बारिश के बाद हालात भयावह हो गए हैं। प्रकृति के कहर की चपेट में मुख्यमंत्री हाउस भी आ गया है, जहां बड़ी संख्या में पेड़ गिरे पड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, उसको देखिए आप। पिछले 24 घंटे से गिर रही बारिश ने भोपाल में कहर मचाया हुआ है। आलम यह है कि लगातार जगह जगह पेड़ गिर रहे हैं। ट्रैफिक जाम में हम भोपाल के मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने हैं और यहाँ पर देखिए क्या आलम है कि पीछे जो बड़ा पेड़ गिरा है उससे यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। और ये वही जगह है जहाँ पर थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री निवास आए थे। चूँकि आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी है, उसके लिए गृह मंत्री यहाँ आए हुए थे मुख्यमंत्री निवास पे, मगर उसी वक्त यहाँ पेड़ गिरा और इस पेड़ को हटाने के लिए इतने सब 2-2, 3-3 जेसीबी यहाँ पर लगी हुई हैं, मगर उस सब के बावजूद इस रास्ते को मुश्किल से क्लियर किया गया है। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में ऐसे तकरीबन 100 से ज़्यादा पेड़ गिरे हैं और जगह जगह ट्रैफिक जाम है। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत विद्युत विभाग को हो रही है इन पेड़ों के गिरने की वजह से। भोपाल के तकरीबन 60% इलाके में कल रात से बिजली गोल है, लाइट नहीं है, क्योंकि इन पेड़ों के चलते कई जगह खंभे गिर गए हैं, तार गिर गए हैं। उसके चलते लगातार मुश्किल हो गई है और तमाम बिजली बोर्ड के अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर इन पेड़ों को कैसे हटाया जाए इस पर विचार कर रहे हैं। नगर निगम और बिजली विभाग के अमले लगे हुए इन पेड़ों को हटाने के लिए। आप देख सकते हैं इस पेड़ के साथ साथ यहाँ कितने सारे जो बिजली के तार हैं वो भी इसमें गुथ के गिरे हुए हैं। तो निश्चित ही प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज ही एक बड़ी बैठक हो रही है मध्य क्षेत्रीय परिषद की, जिसमें 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो आ गए हैं, मगर उस सबके बीच में जो बारिश है, बारिश ने जमकर कहर मचाया हुआ है और जगह जगह परेशानी के हालात पैदा कर दिए हैं। भोपाल के सीएम हाउस के बाहर तो बारिश के चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान में हालात सबसे ज्यादा खराब। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। शाम 7 बजे भारत की बात में फिर होगी आपसे मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।